सुधा और ब्रिजेश सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्रिजेश गांव भर में घूम घूम कर लोगों के घर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। लेकिन अब पिछले कई दिनों से ब्रिजेश को कभी कभार ही काम मिल पाता था, जिससे उनके घर पैसों की और भी तंगी होने लगी। ऐसे ही एक रोज सुधा ब्रिजेश से, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब आप कहीं से पैसे ले आइए ताकि हम थोड़ा राशन ला सके। तुम तो जानती हो ना सुधा, आजकल काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है। कभी कभार ही काम मिल पाता है अब तो बस। आप परेशान क्यों होते हो जी? बस ऐसा सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुधा। अच्छा, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। ब्रिजेश बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत हाथ में साल भर का बच्चा लिए अपने पति के साथ कार से उतरती है। कार की आवाज से सुधा भी बाहर आ जाती है। सुधा देखती है तो सामने उसकी बड़ी बहन निहारिका खड़ी होती है। निहारिका दीदी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं सुधा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल मुन्ने की तबीयत पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन सबका एक ही कहना है कि वंश को कुछ दिन के लिए गांव के खुले वातावरण और ताजी हवा में रखना होगा, तभी ये पूरी तरह ठीक हो पाएगा। हाँ सुधा, और हमारे सभी रिश्तेदारों में एक तुम ही हो जो गांव में रहती हो, इसीलिए हमें सीधा तुम्हारा ख्याल आया। अगर हम कुछ दिन मुन्ने के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अरे ये भी तो आपका ही घर है। हाँ भाई साहब, जब तक मुन्ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, सुधा और ब्रिजेश को हमारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे थे। सुधा उन्हें घर के अंदर ले जाती है, फिर पड़ोस में से चीनी और थोड़ा दूध मांग कर लाती है और उनके लिए चाय बनाती है। फिर ब्रिजेश से गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर राशन लाने के लिए कहती है। ब्रिजेश ज्यादा ब्याज पर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आता है, फिर उनसे राशन ले आता है। सुधा सबके लिए खाना बनाती है, फिर अपनी दीदी और जीजा को पेट भर खाने के लिए देती है, जबकि खुद दोनों पति पत्नी आधा पेट ही खाते हैं ताकि राशन ज्यादा दिन तक चल सके। फिर आधी रात होते ही मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ओह निहारिका, क्या हुआ? मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? लगता है इसे दूध पीना है। वो क्या है ना, इसे दूध पीकर सोने की आदत है। अब हाँ, बच्चों के लिए दूध तो बहुत जरूरी है। अब सुधा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे इसमें सुधा की कोई गलती नहीं है, मुझे लगा था कि इसका पेट भर गया है। खैर सुधा, जरा मुन्ना के लिए दूध ले आना। लेकिन दूध तो घर में नहीं है दीदी, शाम को चाय बनाई थी उसी में खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, मैं इसे लोरी गाकर ही सुला देती हूँ। अब नहीं नहीं, मुन्ना भूखा नहीं सोएगा, मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ। ब्रिजेश जल्दी से बाहर जाता है और दूध लाकर सुधा को देता है, जिसके बाद सुधा वो दूध गर्म करके मुन्ना को पीने को देती है। ऐसे ही एक रोज तेज बारिश हो रही होती है, जिसे देख आयुष कहता है, वाह, आज तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाने का जी कर रहा है। अभी मैं शहर में होता तो अपने कुक को कहता वो जल्दी से बना कर ले आता। जीजा जी आप परेशान मत होइए, आपका कुक तो नहीं लेकिन ये साली है ना, मैं बना देती हूँ। सुधा रसोई में जाती है तो वहाँ तेल और मसाले नहीं होते। फिर वो ब्रिजेश से कहती है। ब्रिजेश जमींदार से कुछ पैसे और उधार ले आता है और जल्दी से चिकन और सामान लेकर घर आता है। फिर सुधा चिकन बिरयानी बनाकर सबको खाने के लिए देती है। 3 दिन बाद वो जमींदार उनके घर पहुंच जाता है। क्यों रे ब्रिजेश, पैसे लेने तो तू हर हफ्ते आ जाता है, लेकिन लौटाने के नाम पर तेरी शक्ल नहीं दिखती है। जमींदार साहब, मैंने कहा तो था आपको, आपके पैसे लौटा दूंगा, फिर यूं घर पर आए मेहमानों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, अपने मेहमानों को कर्जे पे लिए हुए पैसों से जब तू खाना खिला रहा है, मुर्गियां खिला रहा है, तब तेरी इज्जत कम ना होती? चलो रे, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। तभी आयुष कहता है, ठहरो, कितने पैसे हैं तुम्हारे? 20,000। लो, ये लो 30,000, और आज के बाद यहाँ दिखने भी नहीं चाहिए, समझे? जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर आयुष ब्रिजेश से कहता है,
ये क्या है सुधा ब्रजेश, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ सुधा, क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं? तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया और सारी परेशानी अकेले ही झेलती रही। दीदी जीजा जी, आप यहाँ 4 दिन के मेहमान थे। हम आपको यूं ही परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी कोई नौकरी नहीं है, कभी कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं सुधा ब्रजेश, मैं इस गांव में एक होटल खोलना चाहता हूँ ताकि बाहर से टूरिस्ट आए और इस गांव की सुंदरता को पहचान सकें। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उस होटल में मैनेजर की नौकरी करो। महीने के 50,000 तनख्वाह दूंगा। बोलो मंजूर है? ये सुनकर सुधा और ब्रजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निहारिका ने सुधा को गले लगा लिया। कुछ ही महीनों में उस गांव में होटल बनकर तैयार हो गया, जहां दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे और उनकी खूब कमाई होने लगी। अब ब्रजेश और सुधा चना चाट मसाले का ठेला लगाता था। उसके ठेले का चना चाट मसाला बहुत मशहूर था। बलदेव के पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर चना चाट मसाला खाने आते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी चना चाट मसाला में उपयोग होने वाला चाट मसाला। बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में डले चाट मसाले का जो स्वाद है ना, बस पूछो मत, लाजवाब है भाई। एक बार खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल भाई बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसकी क्या वजह है, जरा हमें भी तो बताओ। ये चना चाट मसाले का चाट मसाला मेरे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उन्हीं से मैंने ये बनाना सीखा था। हमारे चना चाट मसाले का मसाला एक अलग किस्म का है जो हर कोई नहीं बना सकता। पर जो भी है भैया, ये चना चाट मसाला खाकर मुंह का स्वाद चटपटा हो जाता है। और तुमने रेट भी ठीक रखे हुए। 10 रुपए प्लेट में इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को मिलता है, वरना आजकल इस महंगाई में इतना महंगा देते हैं और खाने की चीज का स्वाद बिल्कुल बेकार होता है। मैंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है, बढ़िया बना खिलाओ, भले ही सस्ते में खिलाओ। लोग पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करें, कुछ ऐसा कर दिखाओ। लोग बलदेव की बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, और हो भी क्यों ना। 10 रुपए में उन्हें इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को जो मिल जाता था। इसी तरह से लोग आते और बलदेव के चना चाट मसाले की तारीफ करते। ऐसे ही एक दिन बलदेव जब अपने ठेले पर काम कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के ठेले पर आया और उससे बोला, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है और मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा? अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, आपको मेरे पास काम, रहना, खाना, पीना सब मिलेगा। आप यूँ हाथ मत जोड़िए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता कर दी। मुझ दर दर भटकते बूढ़े आदमी को सहारा दे दिया। उस दिन से वो बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के पास ही रहने लगा। बलदेव चना चाट मसाले का मसाला बनाते वक्त अपना दरवाजा बंद रखता था, ताकि कोई उसे मसाला बनाते वक्त देख ना पाए। पर बूढ़ा व्यक्ति चोरी से बलदेव को चाट मसाला बनाते हुए देख लेता था। बूढ़े व्यक्ति को बलदेव के पास रहते हुए 1 महीना भी हो चुका था। एक दिन, बलदेव, अब मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी है? मैं तो तेरे पास चालाकी से आया था। मैं तो तेरी चना चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली मसाले की विधि जानना चाहता था और वो मुझे पता चल गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है। वास्तव में वो एक जवान लड़का था जिसने बूढ़े व्यक्ति का भेष बना रखा था। तुम बूढ़े नहीं हो, तुम कौन हो? मेरा नाम रोशन है। मैं तो तुम्हारे पास चालाकी से आया था। अब मैं तुम्हारे ठेले के सामने ही अपने बनाए चना चाट मसाले का ठेला लगाऊंगा और देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा रोशन ने बोला था। अगले दिन ही रोशन ने बलदेव के ठेले के सामने अपना चना चाट मसाले का ठेला खोल लिया। उसने प्लेट के दाम 5 रुपए रखे थे। अब 10 रुपए की जगह जब 5 रुपए में वही चीज खाने को मिल रही हो तो ग्राहक तो वहीं जाएंगे। भैया जरा चना चाट मसाले की एक प्लेट देना। ये लो भैया, अभी बना कर देता हूँ। तुमने दाम तो बहुत सस्ते रखे, 5 रुपए। सामने बलदेव के ठेले पर तो 10 रुपए में मिलता है। अरे आप मेरे ठेले पर एक बार खाओगे तो सामने बलदेव के ठेले का चना चाट मसाला भूल जाओगे। ये लो, आप दोनों की प्लेट तैयार है। छी छी, थु 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 थु। इतना बुरा चना चाट मसाला मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल बेस्वादी। थु 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 थु। इतना घटिया चना चाट मसाला तो मैंने भी नहीं खाया। कितना बेकार बनाया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। चलो भाइयों, इसका तो ठेला ही तोड़ देते हैं। इससे अच्छा तो सामने बलदेव का ठेला है, कम से कम 10 रुपए लेकर बढ़िया चीज तो खिलाता है।
हाँ हाँ, इसका ठेला ही तोड़ दो। हाँ, तुम सोच रहे होगे ना रोशन, आखिर तुम्हारे चना चाट मसाले में वैसा स्वाद क्यों नहीं आया जैसा मेरे चना चाट मसाले में आता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन चोरी से मुझे चना चाट मसाला बनाते हुए देख लिया था। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी फिराक से आए हो, इसलिए मैंने गलत सामग्री डालकर तुम्हें असली विधि दिखाने का नाटक किया। ये चना चाट मसाला सामग्री की विधि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इतनी आसानी से ये किसी बेईमान के हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले कि ये गांव वाले गुस्से में पीट पीट कर तुम जैसे बेईमान आदमी का बुरा हाल कर दें, तुम यहाँ से चले जाओ। रोशन की सच्चाई जानकर गांव वाले गुस्से में आ चुके थे। रोशन को पता था कि अपने पति नामदेव के साथ रहती थी। वृंदा और नामदेव दोनों पति पत्नी मिलकर नारियल बर्फी का ठेला लगाते थे। उनकी नारियल बर्फी पूरे जबलपुर में प्रसिद्ध थी। दूर दूर से जब भी कोई जबलपुर आता था तो उनके ठेले की नारियल बर्फी जरूर खरीद कर ले जाता था। नामदेव और वृंदा का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। दोनों बेटे भी स्कूल जाने वाले हो गए थे। समय पर घर का किराया भी नामदेव और वृंदा दे देते थे। नामदेव के मन में अब एक ही ख्वाहिश थी, वो थी अपना घर बनाने की। वृंदा, भगवान की कृपा से हमारा नारियल बर्फी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी तो इच्छा है कुछ ही समय में अब हम अपना घर और एक दुकान बना ही लेंगे। कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? अपना घर होगा तो बचत और ज्यादा होगी। आप सही कह रहे हो। अपना घर और अपनी दुकान बन जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ देर आराम करो, तब तक मैं बर्फी तैयार कर लेती हूँ, फिर शाम को ठेले पर चलेंगे। वृंदा बहुत ही स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाती थी। उसके हाथों में नारियल बर्फी बनाने की एक अलग ही कला थी। शाम के वक्त वृंदा और नामदेव दोनों नारियल बर्फी का ठेला लगाने निकलते हैं। नामदेव भाई, 2 जगह 1-1 किलो नारियल की बर्फी तोल देना। सतना शहर से दोनों बहनें आई हुई हैं और वो कहती हैं कि वो तुम्हारी नारियल बर्फी लेकर ही घर जाएंगी। पूरे जबलपुर में तुम्हारे ठेले की ही नारियल बर्फी बहुत प्रसिद्ध है। ये बात वो अच्छी तरह जानती है भाई। मनोहर भैया, ये नारियल बर्फी के स्वाद का श्रेय आप मेरी पत्नी वृंदा को ही दो। ये ना हो तो मैं भला अकेला कहाँ संभाल पाऊं। मैं तो बस नारियल लाकर दे देता हूँ, बर्फी बनाने का सारा काम तो इसी के हाथों में है। ये लो नामदेव, आपके पैसे। चलता हूँ, ठीक है? जय राम जी की। तुम तो मेरी बस यूं ही तारीफ करते रहते हो। अब घर चलें, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। झूठी तारीफ क्या है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है ही, इसलिए तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नामदेव ने अब तक 30,000 रुपए जोड़ लिए थे। पर एक दिन वृंदा छत से कपड़े उतार कर ला रही थी तो अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। वृंदा के सिर में चोट आती है और सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके सिर और माथे पर खरोंचे आई हैं और सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई है, जिसे ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं। वृंदा को पूरे आराम की जरूरत है। मम्मी, जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ मम्मी, अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम दोनों अपने स्कूल का काम भी समय पर कर लेंगे। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को दवाई दी है बेटा। अब आराम करने के लिए बोला है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये लो वृंदा, दवाई ले लो। मेरी वजह से आप सबको कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अब सारे काम कैसे होंगे? घर का, बाहर का, सब काम तुम कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएंगे। अभी तुम दवाई लेकर आराम करो, जब तक मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देता हूँ। कहते हैं ना, दुख और सुख बिना बताए आता है। नामदेव और वृंदा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से इतना बड़ा दुख उनके सुखी जीवन को हिला गया था। नामदेव घर की देखभाल करता था। वृंदा के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती थी। नारियल बर्फी का काम बहुत दिनों से बंद पड़ा था। इस वजह से नामदेव के पास जो जुड़े हुए पैसे थे वो सब वृंदा की दवाइयों, घर का किराया और घर खर्च में लग गए थे। नामदेव परेशान हो गया था। उसे नारियल बर्फी बनानी नहीं आती थी, नहीं तो वो दिन में थोड़ी देर ठेला लगा भी लेता। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर कैसे चलेगा? अगले महीने का घर का किराया फिर सिर पर आ गया है, वो भी देना है। पिछले 20 दिन से काम बंद पड़ा है, सब कैसे होगा? वृंदा नामदेव की परेशानी को समझ रही थी। वो भी जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से नारियल बर्फी का काम रुका हुआ था। फिर वृंदा को एक उपाय सूझा।
उसने नामदेव से कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ नारियल बर्फी आप बनाओ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आप बनाते जाना। धीरे धीरे आप नारियल बर्फी बनानी सीख जाओगे। वृंदा, अगर थोड़ा बहुत भी स्वाद में फर्क आया तो काम पर असर पड़ जाएगा। लोग हमारी नारियल की बर्फी की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है मैं नहीं बना पाऊंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, देखना आप बहुत अच्छी नारियल बर्फी बना लोगे। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करना, ठीक है? चलो अब आप शुरू करो नारियल बर्फी बनाना। नामदेव नारियल बर्फी बनाना शुरू कर देता है। पहले तो उसे बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे वृंदा उसे सब कुछ समझाती जाती है। लाओ जरा चीनी तो चखाओ कैसी बनी है। ये तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी आपने बनाई है। मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। अब आप जल्दी से नारियल बर्फी का ठेला लेकर बाजार जाओ, देखना आपकी अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तुम समय पर दवाई ले लेना। मैं जैसे ही काम खत्म हो जाएगा लौट आऊंगा। कुछ दिन तक नामदेव अकेला ही नारियल बर्फी बनाकर बाजार में बेचने जाने लगा। वृंदा ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने दोबारा धीरे धीरे नामदेव की मदद करना शुरू कर दिया था। एक दोपहर, नामदेव, मेरी बेटी की शादी में मैंने सब लड़के वालों को तुम्हारी नारियल की बर्फी के डिब्बे ही बांटने हैं। इसलिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी की शादी है। तुम ऑर्डर ले लो और ये 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। हे ईश्वर, आज इतना बड़ा मिठाई का ऑर्डर मिल गया। मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। घर जाकर वृंदा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश होगी। नामदेव घर जाकर वृंदा को नए ऑर्डर मिलने की बात बताता है, जिसे सुनकर वृंदा बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों मिलकर नारियल बर्फी तैयार करेंगे, जिससे काम और भी बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अब तो आप भी बहुत अच्छी नारियल बर्फी बनाने लगे हो। अब नारियल बर्फी वाली बीवी है तो पति तो अच्छी नारियल बर्फी बना ही लेगा ना। वो तो है, सच कहा है। पति पत्नी का रिश्ता सचमुच सबसे अनोखा है, जहाँ दोनों ही सुख हो या दुख मिलकर बांटते हैं और अपनी जिंदगी को मिलकर जीते चले जाते हैं। धीरे धीरे वृंदा और नामदेव ने अपने काम को और बढ़ा लिया और एक दिन नामदेव और वृंदा की मेहनत से उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपना घर खरीद लिया और अपनी मिठाई की नई दुकान खोली, जहां पर उनकी नारियल बर्फी सबसे ज्यादा मशहूर थी।